दोस्तों, आपने कभी सोचा है जो चीजें हम देख नहीं पाते वो कितनी डरावनी हो सकती हैं? इस कहानी में आपको सामना करना पड़ेगा एक ऐसी ताकत से जो नजर नहीं आती लेकिन उसका एहसास हर पल होता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये डर आपके दिल को धड़कने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी नाइट में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है लाल दुपट्टा। तो चलिए बिना किसी देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज वेदांत का दिल अजीब सी कश्मकश में घिरा था। एक 26 साल के लड़के का सपना पूरा होने जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शिवजी दोनों हाथों से उसके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे थे, जैसे एक पहाड़ी लड़का सहारा के रेत के समुंदर में पहली बार नहा रहा हो, या कोई छुई मुई ललना जवानी की दहलीज के 16वें साल में कदम रखने जा रही हो। बस ऐसे ही वेदांत मनचाहे ख्यालों को लज्जत ले लेकर दोहरा रहा था। खुश होते सोच रहा था, ओ माय गॉड, मेरी 5 साल की मेहनत को आज अपनी मंजिल, अपना मुकाम मिल रहा है। जी हां, वेदांत बहल पागलपन की हद तक पेंटिंग के पीछे पागल था। अपनी कल्पनाओं की तस्वीरों में इंद्रधनुष के सारे रंगों को भरकर न्याय देता था। एक से बढ़कर एक तस्वीरों का कलेक्शन देखकर वेदांत के पापा के दोस्त श्री संदीप शुक्ला जी ने अपने शहर नैनीताल में वेदांत की पेंटिंग का एग्जीबिशन रखने के लिए वेदांत को आमंत्रित किया। और बस एक हफ्ते बाद वेदांत का सपना पूरा होने वाला था। पर वेदांत की मम्मी की शर्त थी, जैसे ही पहला एग्जीबिशन पक्का होगा, उनकी बचपन की सहेली सीमा आंटी की बेटी राधिका से वेदांत की सगाई की बात चलाऊंगी। वेदांत ने राधिका को कुछ साल पहले देखा था। सीधी सी क्यूट सी थी, तो हां बोल दिया और निकल पड़ा अपने सपने को साकार करने नैनीताल। वेदांत को 2-3 दिनों से अजीब अनुभव हो रहा था। सोने के लिए आंखें बंद करते ही एक लाल दुपट्टा अपनी पलकों को छूता हुआ महसूस हो रहा था। पर अपनी मंजिल को पाने की खुशी में वो बात नजरअंदाज हो गई। एग्जीबिशन में 2 दिन बाकी थे। शुक्ला अंकल ने सारी तैयारियां कर रखी थीं, ऑडिटोरियम से लेकर पब्लिसिटी तक सब कुछ, और शहर और आसपास के इलाके के नामी लोगों को भी इनवाइट कर दिया था। तो वेदांत के हिस्से करने के लिए ज्यादा कुछ काम नहीं था। अंकल ने बोल दिया, तुम एंजॉय करो यंग मैन, इधर सब रेडी है। आज तो सफर से थका था तो वेदांत कंबल तान कर सो गया। पर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नैनीताल की खुशनुमा रंगत को सांसों में भरने और वादियों की सुंदरता को कैद करने अपने कैमरे को गले में डालकर निकल पड़ा। शुक्ला अंकल की स्विफ्ट कार बिना संकोच मांग ली और पूरा दिन यायावर सा घूमता रहा। शाम होते ही सनसेट पॉइंट पर पहुंच गया। आहा, क्या नजारा था! दुधिया बादलों से छनकर आती डूबते सूरज की केसरी रश्मियां कायनात को थोड़ा कत्थई तो थोड़ा जामुनी रंग में ढाल रही थी। वेदांत कैसे रोक सकता था खुद को इस नजारे को अपने कैमरे के दिल में कैद करने से। फोकस किया ही था कि छन छन सी रुनझुन सी नूपुर की आवाज ने वेदांत के कानों में असंख्य तारों को झंकृत कर दिया, और कैमरे में एक अद्भुत रूप सुंदरी, दूध नहाई मासूम लड़की लाल दुपट्टा लहराती मानो आसमान से उतरी हो, एक ही क्लिक में कैद हो गई। और वेदांत के पलक झपकते ही दौड़ती, नाचती कूदती कहां अदृश्य हो गई पता ही नहीं चला। वो उदास होते घर वापस लौट गया। पर पता नहीं क्या गजब का हुस्न था, वेदांत के दिलो दिमाग पर खुमारी सी छा गई थी। वो लड़की पीले सलवार कमीज पर लाल बांधनी का वही दुपट्टा जो आंखें बंद करते ही दिखाई देता था, कानों में मोती के बूंदें, पैरों में पतली सी पाजेब, ये तो उसके ऊपरी आवरण थे जो गजब ढा रहे थे। उस मासूम कली को खूबसूरती का वर्णन शायद कालिदास की मेघदूत में भी ना मिले। वेदांत की तिश्नगी बढ़ती गई। रात के 4 बजे कैमरे में कैद हुए उस चांद को देखने कैमरा लेकर बैठ गया। जूम कर करके आगे पीछे देखता रहा, पर उस हसीना की तस्वीर मिली ही नहीं। वेदांत बावरा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? जब फोटो खींची तब तो दिख रही थी। वेदांत की समझ में कुछ नहीं आया। वो मन ही मन उसे चाहता रहा, पर दिल उदास हो रहा था। क्या फायदा, क्यों मोह जाग रहा था उस अनदेखी अनजान के प्रति। कल एग्जीबिशन है और परसों तो वापस लखनऊ के लिए निकलना है। कहां ढूंढ पाऊंगा उसे? ना आता पता मालूम, ना ठौर ठिकाना। ओए वेदांत, सो जा बच्चू, खामखां खुली आंखों से सपने मत देख। कल सुबह 9 बजे ऑडिटोरियम पहुंचना है। और कब वेदांत की आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह संदीप अंकल के साथ एग्जीबिशन स्थल पर पहुंच गया। वेदांत की कल्पना से परे लोगों की भीड़ देखकर वो खुश हो गया। लोगों के मुंह से उसकी कला को देखकर तारीफों के फूल झर रहे थे, और धड़ाधड़ कुछ पेंटिंग बिक भी गई और अच्छी खासी लाखों रुपये की कमाई हो गई।
अपनी जिंदगी की पहली कमाई पाकर वेदांत बेहद खुश था, पर उस खुशियों के बीच एक चेहरा बार बार उसकी तसव्वुर में झलक दिखलाकर उदास कर जाता था। एक चेहरे की कशिश ने इतना बेकरार तो कभी नहीं किया था। वो रूपनगर की शहजादी कौन होगी, कहां ढूंढूं? कल एग्जीबिशन खत्म हो जाएगा, परसों वापस लखनऊ के लिए निकल जाऊंगा। लखनऊ में भी तो बहुत से काम अटके थे, जाना जरूरी था। दिल ने एक अकुलाहट के साथ वेदांत के निराश ख्यालों को टपार कर दिमाग को हिदायत दी। तन मन में आग लगाने वाली ललना को ढूंढने से ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं, वरना ये कसक जिंदगी भर जीने ना देंगी। ख्यालों में ही शाम हो गई। कल का दिन भी एग्जीबिशन में ही कटेगा, परसों एक दिन रुक जाऊंगा, ऐसे कोशिश किए बिना हार मानना कमजोरी होगी। एक ठोस निर्णय के साथ वेदांत शाम को थोड़ा टहलने निकल पड़ा। नैनीताल का नजारा बड़ा प्यारा और खुशनुमा था, तो मन को सुकून मिल रहा था। तरह तरह के ख्यालों से घिरा चला जा रहा था कि दौड़ते हुए आकर पीछे से किसी ने वेदांत को कसकर पकड़ लिया। वो थोड़ा हड़बड़ा गया और पीछे मुड़कर देखा तो वेदांत की आंखों की पुतलियां बाहर निकलते निकलते रह गईं। जिसके ख्यालों ने 2 दिन से दिमाग में खलबली मचा रखी थी, वो साक्षात उससे लिपटी हुई थी। वेदांत कुछ पूछे या बोले उससे पहले घबराते हुए वो बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे 2 गुंडे पड़े हैं। वेदांत ने आहिस्ता से उस घबराई हुई हुस्न की मल्लिका को खुद से अलग किया। हथेलियां पसीज गई, तन मन में बिजली कौंध गई और शब्द हलक में ही अटक गए। इतनी सुंदर लड़की कभी देखी नहीं थी, बस गीतों और गजलों में वर्णित रूप सुना और पढ़ा था। आज साक्षात्कार हो गया। गुंडे तो वेदांत को देखकर फरार हो गए, पर वेदांत ने मन ही मन गुंडों का आभार प्रकट किया। चंद पलों तक जवाब नहीं मिला तो आंखें खोलकर देखा। भीड़ के बीच में पागलों की तरह अकेला बैठा था। सब लोग वेदांत को अजीब नजरों से देख रहे थे। पल भर में वो परी कहां गायब हो गई पता ही नहीं चला। शायद शर्मा कर भाग गई होगी। वेदांत ने वो चिट्ठी खोली। कुछ पता लिखा था। वो संभाल कर जेब में रख दी। सोचा कल इस पते पर जाऊंगा और घर आ गया। रात के करीब 3:30 बजे होंगे। वेदांत नींद में था या जगा हुआ, सपना था या हकीकत समझ नहीं आया। उसी हूर परी का लाल दुपट्टा वेदांत की पलकों के ऊपर लहरा रहा था। एक मगमगती खुशबू आसपास सराबोर सी महकने लगी। वेदांत के कानों में कोई गुनगुनाया, वेदांत चलो ना मेरी दुनिया में। वेदांत आहिस्ता से उठा, उस दुपट्टे को थामने, अपनी आगोश में भरने सीढ़ियों से होते छत पर आ गया। टेरेस की दीवार पर चढ़कर आसमान की ओर उड़ते दुपट्टे को पकड़ने चढ़ ही रहा था कि वेदांत का पांव पानी की पाइपलाइन से जोर से टकराया। वो दर्द के मारे कराह उठा। वेदांत को लगा सपना होगा, पर ना। वो छत पर बैठा ढूंढ रहा था दुपट्टे वाली परी को। कुछ अजीब लगा वेदांत को। नैनीताल की नर्म ठंड में भी पसीने से तरबतर हो चला था। ये कैसी दीवानगी थी उस अजनबी के प्रति समझ नहीं पा रहा था। एक कशिश खींच रही थी वेदांत को, एक जुनून जग रहा था उसे पाने का। शायद ये उसका असर था, समझकर नीचे आकर सो गया। दूसरे दिन सुबह ही तैयार होकर वेदांत उस पते पर अपने प्यार को ढूंढने निकल पड़ा। आधे घंटे कार चलाई होगी कि उसके दिए हुए पते पर पहुंच गया। पुराने खंडहर सा घर था, मानो सालों से किसी इंसानी बस्ती को तरसता खड़ा हो। कुछ अजीब भाव उठ रहे थे मन में और थोड़ी घबराहट भी। ऐसी सुंदरता की मूरत ऐसे इस घर में रहती होंगी। दिल जोरों से धड़कने लगा। मन उस रूप सुंदरी की झलक पाने को बेताब सा मचलने लगा। वेदांत ने दरवाजे पर हौले से दस्तक दी। दस्तक के साथ ही एक चमगादड़ कहीं से आकर एक लाल दुपट्टा मुंह में दबाए वेदांत के सर के ऊपर से गुजर गया। वेदांत को अजीब लगा, पर उस अनजान लड़की के मोह ने ऐसे झकड़ा था कि असामान्य गतिविधियों के बारे में और कुछ सोचने की स्थिति में नहीं था। फिर से दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। 2-4 बार दरवाजा खटखटाने पर चढ़ चढ़ की आवाज के साथ वो दरवाजा धड़ाम से खुला, पर खोलने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। वेदांत ने अंदर जाने के लिए कदम उठाया ही था कि किसी ने जोर से धक्का देकर उसे बाहर की ओर गिरा दिया। वो कुछ समझे उसके पहले एक बुजुर्ग ने आवाज लगाई, भागो यहां से, इससे पहले कि वो लाल दुपट्टा तुम्हारा गला घोंट दे। वेदांत घबराकर उल्टे पांव भागा, पर ऐसा लग रहा था मानो एक साया उसे पकड़ने उसके पीछे आ रहा हो। उस बुजुर्ग ने कुछ दूर जाकर वेदांत का हाथ पकड़ लिया और बोला, रुको, अब कोई खतरा नहीं, तुम मेरे मंत्रों के दायरे में आ गए हो। वेदांत असमंजस में घबराया हुआ था। उस बुजुर्ग ने पानी पिलाया तो अच्छा लगा।
थोड़ा स्वस्थ होकर वेदांत ने पूछा, अंकल ये सब क्या है? आपने मुझे उस घर में जाने से क्यों रोका? उस बुजुर्ग ने कहा, तुम जिस लड़की की तलाश में यहां पर आए हो उसकी मृत्यु 4 साल पहले हो चुकी है। बहुत प्यारी बच्ची थी। 2 गुंडों ने उसका बलात्कार करके उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर मार दिया था। तब से उसकी आत्मा नैनीताल में यहां वहां भटक रही है और नौजवानों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मार देती है। मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी तभी समझ गया कि नित्या की आत्मा ने नया मुर्गा फंसा लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें उस घर में जाने से रोका। मैं यहां रोज माता रानी का मंत्रोच्चार करके हवन करता हूं, इसलिए इस दायरे में वो नहीं आ सकती। बेटा, इस आत्मा को असाधारण मत समझो। अब तुम जल्दी से निकलो और घर चले जाओ। वेदांत का मन अब भी मानने को तैयार नहीं था कि वो लड़की नहीं बल्कि कोई आत्मा थी। वेदांत ख्यालों में डरावने दृश्य देखता गाड़ी चलाते कुछ आगे तक गया होगा कि एक डरावनी बूढ़ी औरत रास्ते के बीच खड़ी होकर हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। वेदांत ने गाड़ी रोकी और पूछा, माँ जी कहाँ जाना है आपको? चलिए छोड़ देता हूं। बूढ़ी औरत गाड़ी में बैठ गई, पर आज तक कोई नहीं जानता वेदांत ने उस बूढ़ी औरत को कहीं छोड़ा या उस बूढ़ी औरत ने वेदांत को। आज तक यह हादसा एक रहस्य बनकर यहां नैनीताल की प्रेतावाधित पहाड़ियों पर अब एक रूप सुंदरी और एक नवयुवक का साम्राज्य पसरा हुआ है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगली कहानी में क्या होने वाला है, या फिर कोई खास कहानी सुनना चाहते हैं? अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।